हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं बजाज होल्डिंग के शेयर का एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहिए या आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। तो इसके लिए प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हम जो भी नई वीडियो डालेंगे उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड क्या काम करता है। तो ये एक होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी है। होल्डिंग मतलब ये कि ये स्टॉक को होल्ड करती है ऐसा, और इन्वेस्टमेंट मतलब अपने पैसे को डिफरेंट एरियाज में इन्वेस्ट करती है। अब मैं आपको इजीली अगर समझाना चाहूँ तो जैसे कि HDFC AMC एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वैसे ये भी एक तरीके की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो ये जो कंपनी है ये कैसे पैसा कमाती है? थ्रू डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड गेन्स ऑन इन्वेस्टमेंट हेल्ड। मतलब देखो, ये है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है? डेट मार्केट। तो डेट मार्केट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो कंपनी उसमें पैसा लगाती है तो उसके थ्रू कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है। कंपनी का डिविडेंड देखिए, तो मतलब कंपनी अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाएगी, इक्विटी मार्केट में, तो उसके ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा वो भी कंपनी को मिलता है। और उसके अलावा जो कंपनी जिस शेयरों में पैसा लगाती है उसके ऊपर जो गेन होता है कंपनी को, उसके थ्रू भी पैसा मिलता है। तो इसीलिए इसकी जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन है वो भी खासी अट्रैक्टिव है। मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम आगे चल के देखते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं अभी। तो देखिए, कंपनी का अभी 32,000 करोड़ का लगभग का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन एक बात इसकी ये है कि 51% स्टेक ऑफ बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बजाज फाइनेंस का ये होल्ड करता है। तो देखिए वो स्टॉक कितने भाग चुके हैं और ये स्टॉक अभी तक यहीं पे रुका हुआ है। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से एक, अगर देखिए वो उसके अंदर 51% स्टेक होल्ड करता है तो बजाज फाइनेंस जितना है उसका 51% इसका अमाउंट होना चाहिए। इतनी नेटवर्थ बजाज होल्डिंग की होनी चाहिए। लेकिन ये अभी आपको सस्ते रेटों पे मिल रहा है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ये शो कर रहा है। देखिए, इंडस्ट्री का पी चल रहा है लगभग 35 के लगभग, और इसका पी रेशियो सिर्फ 11.45 है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये शेयर अभी थोड़ा मतलब 3,000 रुपये का है, लेकिन 3200 का। लेकिन जो फैक्ट है वो है कंपनी की अर्निंग खासी अच्छी है। उसके मुकाबले शेयर इतना प्रीमियम वैल्यूएशन पे भी नहीं गया है अभी तक। जबकि अब इंडस्ट्री को देखिए, 35 के पी पे इंडस्ट्री के शेयर ट्रेड हो रहे हैं। तो अगर आप इसको इंडस्ट्री के मुकाबले भी, अगर आप इसको मतलब इंडस्ट्री के पी के मुकाबले भी अगर आप इसका प्राइस रखते हो, मतलब इन फ्यूचर अगर ये इंडस्ट्री के पी को भी अगर टच करता है तो भी आपको लगभग आप देख सकते हो कि मिनिमम 200% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए 11 का 200 टाइम्स करोगे आप, मतलब 200% टाइम 11 इंटू 2 22, फिर उसके बाद 11 के बाद 22 33 और ये 35 है। तो इंडस्ट्री के पी के लगभग भी अगर ये जब शेयर आएगा तब तक आपको इसमें 200% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। कंपनी की बुक वैल्यू देखिए आप, 2902.20 पैसा, और जबकि प्राइस टू बुक कितना है 1.01, मतलब बुक वैल्यू के जस्ट पास में मार्केट प्राइस चल रही है। और जबकि बजाज ग्रुप के जितने भी शेयर है वो कब से मतलब मिनिमम 3 के पीबी पे तो ट्रेड हो ही रहे। पीबी मतलब प्राइस टू बुक रेशियो, तो उसके लगभग तो वो शेयर ट्रेड हो ही रहे। तो अगर ये शेयर अभी तक भागा नहीं है, ये शेयर अभी भी थोड़ा वैल्यू इसके अंदर बचा हुआ है, ऐसा मेरे को लग रहा है। और ये शॉर्ट टर्म में भी मतलब 1-2 सालों में भी एक अच्छा रिटर्न आपको ये दे सकता है। इसका अर्निंग पर शेयर देखिए आप, 255 का इसका अर्निंग पर शेयर भी है। ऑल्दो शेयर के अंदर वॉल्यूम थोड़ा कम ट्रेड होता है, ये भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि इसका डिमांड मार्केट में इतना नहीं है और सप्लाई थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसके चलते मेरे ख्याल से इसका जो मतलब है ना प्राइस निकल कर आ रहा है वो इतना भागा भी नहीं है। तो इसका अर्निंग पर शेयर भी खासा अच्छा है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और मेन बात ये कि ये डिविडेंड भी 1.37% का इसका डिविडेंड यील्ड है, तो ये भी एक अच्छी बात है। ये तो कुछ नहीं है, 15 दिन पहले ये शेयर 2200 रुपये पे अवेलेबल था, तो मतलब लगभग 20% रिटर्न दे दिया इसने 15 दिन में आपको, इस शेयर ने। तो अभी ये शेयर थोड़ा भाग भी गया, लेकिन अभी भी इसमें वैल्यू बची हुई है, मेन बात ये। तो ये एक तरीके से इसमें आप डिलीवरेबल्स भी देखोगे तो कंपनी के डिलीवरेबल्स भी 42% है। तो कंपनी क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म बेसिस पे बाय कर रहे हैं, और मतलब लॉन्ग टर्म या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बाय कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन नजर आ रहा है। तो अभी तक जो भी अपन ने फंडामेंटल्स देखे हैं, ये सब चीजें पॉजिटिव इंडिकेशन ही दे रही हैं। अब ये देखिए, अब आप ये देख के चौंक गए होंगे, और ये इसको देख के चौंकना एक आम वाली बात है। देखिए 2017 में कंपनी के रेवेन्यू से ज़्यादा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी। अब वो क्यों थी, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए कंपनी क्या काम करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर मतलब कंपनी लोगों से पैसा लेती है, रेवेन्यू लेती है, सीधी बात है। मतलब लोग बजाज होल्डिंग्स में क्या करते हैं, पैसा देते हैं उनको, और उनको मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह फंड, मतलब मैनेजमेंट फंड, वो सब करके वो पैसा डालते हैं। तो उसके बाद उसके ऊपर जो रिटर्न होता है, तो उसके ऊपर कंपनी को भी कंपनी कमीशन लेती है ना, तो इसीलिए कमीशन के बेसिस पे इनकी कमाई ज़्यादा होती है। और ये थोड़ा ज़्यादा इसलिए क्योंकि बजाज होल्डिंग्स ने अपनी कोई स्टेक वगैरह मतलब बेचा होगा किसी के अंदर, या फिर अपने वो भी हो सकता है, मतलब अपना कोई लैंड बेच दिया हो, इसके चलते ये आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज दिखा रहे हैं कि इसका मार्जिन परसेंटेज खासा ज़्यादा है, और हर 4 साल में एक ही कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। ऑल्दो प्रॉफिट में कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, ऑल्दो 2019 के मुकाबले ज़रूर प्रॉफिट गिरा है, लेकिन अगर आप रेवेन्यू के मुकाबले देखोगे तो इतना प्रॉफिट खासा अच्छा माना जाता है। अब अगर मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो देखिए कंपनी की शेयर होल्डिंग भी खासी अच्छी है। प्रमोटर होल्डिंग 50% है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग 1% है, डीआईआई की होल्डिंग 2% है, एफआईआई की होल्डिंग भी इसमें 15% है। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत वाली बात यह है कि इसके अंदर अदर पार्टीज का थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है। मैंने आपको क्या बोला कि ये जो शेयर है इसके अंदर ज़्यादा मूवमेंट नज़र नहीं आता है, और जब किसी शेयर में ज़्यादा मूवमेंट नज़र आता है तो सीधी सी बात है कि उस शेयर के अंदर या तो कोई डीआईआई भी घुसा हुआ है या कोई एफआईआई भी घुसा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अदर पार्टीज का यहाँ पे 32% का इन्वॉल्वमेंट या फिर होल्डिंग है, तो इसीलिए इसमें कम वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और एफआईआई और डीआईआई में इसमें अभी तक इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया जितना कि उन्होंने बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज और बजाज फाइनेंस के शेयरों में दिखाया है। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3-4 सालों में एक अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट उनका भी देखने को मिल सकता है, और शेयर भी आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। ये देखिए अगर कंपनी की आप टॉप लाइन देखोगे तो कंपनी की टॉप लाइन एकदम बढ़िया है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। कंपनी की टोटल इनकम कंपनी की हर साल बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। ऑल्दो ये थोड़ा इनकम स्टेटमेंट है, इसके अंदर थोड़ा इन्होंने एग्जैक्टली दे नहीं रखा है। हाँ, एक इनकम स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर सेल ऑफ वो सब करके भी दिया होता है, तो एक्चुअली वो मेरे को मिला नहीं है, तो मैं ज़रूर आपके लिए वो लेके आऊँगा। तो मैंने आपको उस चार्ट के थ्रू समझा दिया, अब मैं इसमें ज़्यादा वो ब्रीफ में नहीं समझा रहा हूँ आपको, तो आप इसको थोड़ा समझ जाइएगा। तो देखिए कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है इसमें हर साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऑल्दो 2019 के मुकाबले 5 रुपए जरूर गिरा है, लेकिन पहले मैंने आपको क्या बोला कि ये शेयर बहुत कम वॉल्यूम के बराबर ट्रेड होता था मार्केट के अंदर, तो मार्केट में ज़्यादा सप्लाई नहीं था शेयर्स का, तो उससे क्या हुआ, मतलब बहुत कम शेयर होल्डर्स थे, मतलब बहुत कम शेयर पब्लिक में फ्लक्चुएट हो रहे थे, तो उसके चलते अर्निंग पर शेयर थोड़ा ज़्यादा था। तो उसके बाद थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ी है, तो उसी के चलते अर्निंग पर शेयर में आपको गिरावट देखने को मिली है। मेरे को ऐसा लगता है कि आगे चल के अर्निंग पर शेयर में और गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे शेयर के अंदर वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके चलते शेयर का प्राइस भी आपको गिरता हुआ थोड़ा सा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के अर्निंग के ऊपर डिपेंड रहता है उसका अर्निंग पर शेयर, तो अगर अर्निंग पर शेयर गिरेगा तो पीई रेशियो बढ़ता हुआ नजर आएगा।
और पी रेशियो बढ़ेगा तो उसके चलते थोड़ा फंडामेंटली स्टॉक थोड़ा महंगा होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम इसके बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू में तो कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। हर साल 20% मिनिमम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है बुक वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी की बैलेंस शीट में पोजीशन खासी अच्छी है और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे यहाँ पर इसकी बुक वैल्यू स्टैंड कर रही है। तो ये एक अच्छी बात है। अगर आप इसके शेयर होल्डर्स हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर 2902 की इसकी बुक वैल्यू है तो मिनिमम में पीबी रेशियो हर मतलब बजाज ग्रुप का जो शेयर होते हैं वो खासे वॉलेटाइल होते हैं। तो मैं हर लगभग आप कोई भी देख लो 3 तो मिनिमम पीबी रेशियो है ही है। तो उसके चलते अगर मैं इसका 3 का पीबी रेशियो के हिसाब से इसका शेयर का प्राइस निकालता हूँ तो वो 8,700 रुपये निकल कर आता है। तो देखिए अभी ये शेयर लगभग 2950 या 3000 के लगभग ये शेयर चल रहा है। तो अगर ये 3 के पीबी तक भी पहुंचता है तो आपको पर शेयर लगभग 5 से 5,500 का मुनाफा देखने को मिल सकता है। ऑल्दो इसके अंदर थोड़ा बड़े लोगों का मूवमेंट अभी तक आया नहीं है, लेकिन जब उनका मूवमेंट इसके अंदर आएगा तो ये जल्दी मतलब 1-2 महीने के अंदर ही आपको 5,500 छूता हुआ नजर आएगा। इसके मैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करूं, ऑल्दो इसमें गिरावट जरूर हुई है, लेकिन ये इतना अच्छा मार्जिन परसेंटेज है कि इसको भी आप अच्छा ही बोलोगे। 75% का लगभग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज खासा अच्छा माना जाता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज को अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज भी कंपनी का खासा अच्छा है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात मेरे को नज़र नहीं आ रही है। और अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो इसमें थोड़ी मतलब ज़्यादा गिरावट देखने को जरूर मिली है पिछले 2 सालों के मुकाबले, लेकिन अभी थोड़ा धंधा धीरे धीरे बढ़ने लगा है। और अभी इस बार मेरे ख्याल से कंपनी ने पहले थोड़े कुछ अपने होल्डिंग्स को बेची होगी, क्या मालूम इस बार नहीं बेची हो तो ज़्यादा मुनाफा नहीं आया हो। अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की बात करूं तो इसमें भी कोई दिक्कतें नज़र नहीं आ रही है, हर साल एक कंसिस्टेंसी दिख रही है। तो ये भी एक बढ़िया बात है अगर आप बजाज होल्डिंग के शेयर होल्डर हो और अगर आपने शेयर को 2000 के प्राइस पे बाय कर रखा है तो। अगर मैं इसके आरओसी की बात करूं तो आरओसी ऑल्दो 1 से कम जरूर हुआ है, लेकिन आरओसी पे ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं रहता है, मेन डिपेंड रहता है रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज के ऊपर। अगर इसके रिटर्न ऑन एसेट की बात करूं मैं तो रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज भी खासा अच्छा है, ऑल्दो इसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी जरूर नजर आ रही है। और ये देखिए आप कंपनी का करंट रेशियो एकदम टॉप क्लास है। यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि कंपनी की करंट लाइबिलिटीज नी के बराबर है, इसीलिए कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो खासी स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दो राय और कोई संदेह वाली बात नजर नहीं आ रही है। देखिए कंपनी की भले ही पिछले 2 सालों के मुकाबले बुक वैल्यू करंट रेशियो कम जरूर हुआ है, लेकिन 54 का करंट रेशियो भी एक अच्छा रेशियो माना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब कंपनी का मतलब 1 रुपये की करंट लाइबिलिटी के ऊपर 1 रुपये 54 रुपीज़ का करंट एसेट है, तो ये कितना बढ़िया रेशियो है। और अगर मैं कंपनी के क्विक रेशियो की बात करूं तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। तो कंपनी की अगर देखी जाए हर चीज़ें तो वो सब पॉजिटिव नज़र आ रही है। कंपनी ये एक मेन फैक्टर है, डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का नी के बराबर है। अगर जिस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हो ही नहीं, मतलब डेट ही नहीं हो, सिर्फ इक्विटी पे अगर कंपनी चल रही है तो उसी कंपनी में मैं बोलता हूँ सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करें आप, जिसके अंदर डेट टू इक्विटी रेशियो नी के बराबर, मतलब कंपनी ने उधारी बिल्कुल भी नहीं ले रखी है, पूरा अपना खुद का पैसा लगा रखा है। क्योंकि इस केस में क्या होता है, अगर कंपनी के खुद का पैसा ज्यादा होता है, मतलब खुद का पैसा ही लगा हुआ होता है, तो अगर कंपनी मुनाफा कमाएगी तो उसके चलते आपको डिविडेंड मिलते रहेंगे और आपके शेयर का प्राइस भी हर साल बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा और आपको शेयर के रेट भी बढ़ेगी, तो उसमें भी आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। और अगर कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ही नी के बराबर है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखने की तो बात ही यहाँ पे नजर नहीं आती है, क्योंकि अगर कंपनी उधारी ही नहीं है तो डेट क्या देखोगे आप, मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या देखोगे आप। तो एक डेट टू इक्विटी रेशियो, इसीलिए मैं बोलना चाह रहा था कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है, ऐसा मेरा मानना है, और मैं गलत भी हो सकता हूँ।
इसीलिए आप अगर अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर कंपनी के सेल्स परसेंटेज की बात करूं तो पिछले 3 सालों से इसमें ज़रूर गिरावट देखने को मिली है, ये है इसका एक नेगेटिव फैक्टर। लेकिन कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में ज़्यादा दिक्कतें नज़र नहीं आ रही है। लेकिन सेल्स परसेंटेज में अगर इतनी भारी मात्रा से अगर CAGR गिरता हुआ नज़र आ रहा है तो यहाँ पर एक दिक्कत है कि मार्केट शेयर धीरे धीरे बजाज होल्डिंग का कम ज़रूर हो रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में भी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ऑल्दो ये जरूर गिरा है, लेकिन रेवेन्यू के मुकाबले कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, इसमें कोई भी दो राय या कोई संदेह वाली बात नजर नहीं आ रही है। ये देखिए नेम ऑफ द कंपनी, ये मैं जो आपको बता रहा था, बजाज ऑटो के अंदर 35% का इनका होल्डिंग है, मतलब बजाज होल्डिंग का बजाज ऑटो के अंदर 35.70% की होल्डिंग उनके पास पड़ी हुई है। तो देखिए आप, बजाज होल्डिंग का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 50-60 हज़ार करोड़ का है, तो उसमें से अगर आप इसका 35% देखोगे तो इसका भी उतना बनता है। बजाज फिनसर्व में 41% और जो कि बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है, तो उसमें से अगर आप 41% निकालते हो तो इसके भी वो पोजीशन निकल कर आती है। तो ये ऐसा मैं बोल रहा था, बजाज ऑटो होल्डिंग्स में 100% पूरा इनका ही है। महाराष्ट्र स्कूटर में भी 51% का होल्डिंग्स इनका है। तो अगर आप इन सब का लगभग आप निकाल कर देखोगे, मतलब इन सब का ये परसेंटेज इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो वो लगभग निकल कर आता है 2 लाख करोड़ के लगभग का। और ये शेयर अभी कितने मार्केट कैप पे चल रहा है? 32,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ये चल रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि इस शेयर को अभी भागना बाकी है, इस शेयर में अभी भी वैल्यू बची है। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर आप देखिए, अगर इनकी रेटें बढ़ेगी तो कंपनी की पोजीशन भी तो बढ़ेगी, कंपनी की नेट वर्थ बढ़ेगी। इसीलिए तो बैलेंस शीट की साइज देखिए आप इसकी कितनी स्ट्रांग है। अब देखिए ये शेयर अभी 3,008 रुपये के भाव पे चल रहा है और इसका 3,950 का हाई है, तो मतलब ऑल टाइम हाई से भी 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस कंपनी के अंदर कोई बड़े ऑपरेटर का अगर इसके अंदर हाथ लग जाए तो ये शेयर आपको जल्दी 5-6 हज़ार का आंकड़ा देखते हुए नजर आएगा इस शेयर के अंदर आपको, और ये जल्दी उस आंकड़े को भी छुएगा। और उसके लिए वो भी एक ओवर वैल्यूड प्राइस नहीं होगी, क्योंकि लगभग हर बजाज का शेयर 3 के PB रेशियो पे चलता है। तो यहाँ पर मुझे एक अच्छी वैल्यू नजर आ रही है। इस शेयर को आपको हर गिरावट पर बाय करते रहना चाहिए। वैसे मैं हर शेयर में ऐसा बोलता नहीं हूँ, मैं HDFC बैंक में बोला था कल, और आज बजाज होल्डिंग्स में भी यही बोल रहा हूँ कि ये जैसे ही ये शेयर अगर आपको गिरता हुआ नजर आता है, प्लीज इसे बाय कीजिए अगर आपके पास कैपेसिटी है इसको बाय करने की, क्योंकि ये शेयर एक बहुत बढ़िया शेयर है। और मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में 100% रिटर्न शेयर आपको आसानी से दे देगा, अगर इस प्राइस पे भी अगर आपका बाय बनता है तो बजाज होल्डिंग्स एक बहुत बढ़िया शेयर है। लेकिन इसका एक नेगेटिव फैक्टर ये है कि थोड़ा सा इलिक्विड है, मतलब कि अगर 3,008 रुपये पे चल रहा है तो 3,015 पे नेक्स्ट बायर पड़ा हुआ है, 3,020 पे नेक्स्ट सेलर बैठा हुआ है, तो इसके लिए इसमें वॉल्यूम थोड़ा कम ट्रेड होता है, इसीलिए ये थोड़ा सा रिस्की शेयर भी जरूर है। आप देखोगे इसमें प्रीवियस तो मतलब एक एक दिन में 400-500 का प्राइस का मूवमेंट इसमें आपको देखने को मिलता है। और इसमें आप देखिए इसमें मतलब उछल मचल मची रहती है, लेकिन मैं यहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में ये शेयर आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो इसीलिए मेरा काम था कि आपको मैं बजाज होल्डिंग के शेयर का एनालिसिस करवा दूं, तो मैंने कर दिया है। और मैंने ये भी बता दिया है मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि इसको आपको हर गिरावट पे बाय करते रहना चाहिए। और हाँ, आप प्लीज़ मेरे कहने पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अगर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हाँ मिलता है तभी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। तो मैं होप करता हूँ कि आपको बजाज होल्डिंग के शेयर का एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको एनालिसिस अच्छे से समझ में आया हो और अगर आपको कोई भी कंपनी का एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आ जाऊँगा।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और प्लीज़ अपने वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और ऐसा कंटेंट ला सकूं। ओके, थैंक यू।